हेलो व्यूअर्स, डेली पीसीएस जीके के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, खबरों में चर्चित स्थल मज़ार शरीफ, हेरात, पंजशीर घाटी किस देश से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस थे ए ईरान, बी इराक, सी पाकिस्तान या फिर डी अफगानिस्तान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। दरअसल हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं की 15वीं खेप भेजी है। अब तक भारत 36,000 मीट्रिक टन गेहूं भेज चुका है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड दक्षिण एशियाई देश है। मज़ार शरीफ, हेरात, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। यहाँ पर फिलहाल तालिबान सरकार के चलते नाजुक स्थिति बनी हुई है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन यानी CAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए रोम, बी टोक्यो, सी कोलंबो या फिर डी दिल्ली। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। दरअसल CAC यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के ढांचे के भीतर स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। इसे 1963 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। इसका सचिवालय रोम में FAO के मुख्यालय में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। वर्तमान में भारत सहित 189 देश और एक संगठन यूरोपीय संघ कोडेक्स के सदस्य हैं। ये उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। कोडेक्स एलिमेंटेरियम अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का एक संग्रह है जिसे CAC द्वारा अपनाया गया है। कोडेक्स प्रावधान भोजन की स्वच्छ और पोषण गुणवत्ता से संबंधित है, जिसमें सूक्ष्म जीव विज्ञानी मानदंड, खाद्य योजक, कीटनाशक एवं पशु चिकित्सा दवा अवशेष, संदूषक, लेबलिंग और प्रस्तुति तथा नमूनाकरण व जोखिम विश्लेषण के तरीके शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडिया डिवाइडेड और भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तकें लिखी? ए राजेंद्र प्रसाद, बी दादा भाई नौरोजी, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर डी अरबिंदो घोष। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन में अकादमिक उत्कृष्टता हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की घोषणा की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। 1917 में महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सक्रिय भूमिका निभाई। चंपारण सत्याग्रह के घटनाक्रमों की स्मृति में उन्होंने चंपारण में महात्मा गांधी शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। मुंबई में आयोजित हुए 1934 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जो तत्कालीन भारतीय राजनीतिक स्थिति का वृहद वर्णन करती है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। 1946 में गठित हुई अंतरिम सरकार में उन्हें खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें भारत की आज़ादी के उपरांत भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे पटना के सदाकत आश्रम में जाकर रहने लगे थे। 1962 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फील्ड्स मेडल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए सामाजिक क्षेत्र, बी गणित, सी रसायन विज्ञान या फिर डी शांति स्थापना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गणित। दरअसल हाल ही में गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फील्ड्स मेडल पुरस्कार यूक्रेनी प्रोफेसर मेरीना वियाज़ोव्स्का और 3 अन्य लोगों को दिया गया, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। फील्ड्स मेडल की बात करें तो इसे गणितज्ञों के लिए सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। इस पुरस्कार में पदक तथा 15,000 कनाडाई डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। फील्ड्स मेडल सोने से बना होता है और इस पर ग्रीक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्किमिडीज को दर्शाया जाता है। फील्ड्स मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ यानी IMU द्वारा प्रदान किया जाता है। IMU एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है।
पुरस्कार के अन्य विजेताओं में शामिल हैं जिनेवा विश्वविद्यालय के फ्रांसीसी गणितज्ञ ह्यूगो डुमिनिल कोपिन, प्रिंसटन के कोरियाई अमेरिकी जून हू और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेम्स मेनार्ड। अगला प्रश्न, किसने एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे का नारा दिया? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. सी. राजगोपालाचारी, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। महान शिक्षाविद एवं चिंतक डॉक्टर मुखर्जी वर्ष 1944 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्हें पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 1951 में उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया। उन्होंने वहां पर एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे का नारा दिया। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग है एक वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, गैर सरकारी संगठन या फिर नियामक निकाय? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैधानिक निकाय। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मणिपुर में महिला व्यापारियों के लिए 1 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य महिला व्यापारियों के समग्र विकास और उनके लिए अधिक उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। इस आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में श्रीमती जयंती पटनायक को केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया गया था। इसके उद्देश्यों में शामिल हैं महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना, सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा करना, शिकायतों के सुधार की सुविधा प्रदान करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NWC की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा हैं। चलिए अगला प्रश्न। भारत में प्रकाशित होने वाला असमिया भाषा का समाचार पत्र कौन सा है? ए. सोमप्रकाश, बी. अग्रदूत, सी. बंगाल गजट या फिर डी. उदंत मार्तंड? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला असमिया भाषा का एक समाचार पत्र है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। अग्रदूत की शुरुआत असमिया पाक्षिक के रूप में असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। वर्ष 1995 में इसका नियमित दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन शुरू हुआ। बंगाली अखबार सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। वहीं बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था और इसके प्रकाशक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ए. कॉर्बेट, बी. रणथंभौर, सी. नागार्जुन सागर श्रीशैलम या फिर डी. सुंदरबन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। दरअसल क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में फैला हुआ है और इसका ज्यादातर क्षेत्र नल्लामाला पहाड़ियों पर स्थित है। इसमें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन से लेकर दक्षिणी कांटेदार वन तक विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कई प्रकार की झाड़ियां और बांस की झाड़ियां भी उगती हैं। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CWH की बात करें तो इसका दर्जा वन अधिकार अधिनियम 2006 यानी FRA के तहत दिया जाता है।
CWH को नामित करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने की शक्ति पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास है। FRA 2006 मुख्य रूप से वनवासियों के वनों के उपयोग और प्रबंधन के ऐतिहासिक रूप से वंचित अधिकारों को मान्यता देने पर केंद्रित है। चलिए अगला प्रश्न। RIMPAC यानी रिम्पेक अभ्यास 2022 के भागीदार देश है या हैं अमेरिका, भारत, कनाडा या फिर उपरोक्त सभी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। दरअसल रिम्पेक 22 अभ्यास 29 जून से 4 अगस्त तक हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया में आयोजित किया जा रहा है। इस बहुआयामी अभ्यास के वर्तमान संस्करण में भारत, कनाडा और अमेरिका सहित 27 देश भाग ले रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। रिम्पेक की शुरुआत 1971 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा वार्षिक अभ्यास के रूप में की गई थी, लेकिन 1974 से ये समुद्री अभ्यास एक द्विवार्षिक कार्यक्रम बन गया। वर्तमान संस्करण में भारतीय नौसेना का INS सतपुड़ा और एक P-8I समुद्री गश्ती विमान अभ्यास में भाग ले रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में किसे फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ए. सारा दुतेर्ते, बी. रॉड्रिगो दुतेर्ते, सी. लेनी रोब्रेडो या फिर डी. जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। दरअसल हाल ही में जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने पूर्व राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते का स्थान लिया है। वहीं उपराष्ट्रपति के पद पर सारा दुतेर्ते को चुना गया है। फिलीपींस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपको बता दें कि फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी मनीला है। आइए अब रुख करते हैं आज के 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। संसदीय लोक लेखा समिति के बारे में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ए. लोक लेखा समिति में 30 सदस्य होते हैं। बी. इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सी. इसके सभी सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। या फिर डी. इसे सबसे पहले वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। दरअसल हाल ही में पूर्व महासचिव और सलाहकार PPK रामाचार्युलु की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार की सिफारिश की है। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसे वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। वर्तमान में इसका गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 308 के तहत किया जाता है। इसमें 22 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य शामिल होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता है। ये सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और व्यय को पूरा करने के लिए सदन द्वारा दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करती है। ये सरकार के विनियोग लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG CAG के प्रतिवेदनों की भी जांच करती है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए. ईरान, बी. इराक, सी. पाकिस्तान या फिर डी. यमन। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।